बच्चों, आप सबका अपना जहाँ क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में वास्तविक संख्या जो कि चैप्टर 1 है, उस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे जो कि एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं। कुछ प्रश्नों को मैंने आप लोगों को स्वतः से करने के लिए दिया हुआ था। आशा करते हैं कि आप लोगों ने किया भी होगा। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए उन प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पांचवा प्रश्न जो था, ये है पांचवा प्रश्न। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं इसको। इस प्रश्न में कहा गया है कि एक धनात्मक पूर्णांक 3q+1 के रूप का है। 3q+1 कोई भी धनात्मक पूर्णांक किसी भी रूप का दिया जा सकता है। ठीक है, तो इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। 3q+1 के रूप का, अगर 3q+1 के रूप का दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये 3 का गुणज है और क्या है, उसमें एक ज्यादा है, मतलब रिमाइंडर या जो कह लीजिए विशेषफल एक आ रहा है। ठीक है, इस रूप का है, वो कह रहा है कि जहां q एक प्राकृत संख्या है। q क्या है? प्राकृत संख्या। इसे हम 3m+1 से भिन्न रूप में, अर्थात 3m या 3m+2 के रूप में लिख सकते हैं, जहां m कोई पूर्णांक है। क्या? इसके वर्ग को, ये वर्ग है यहाँ पे प्रश्न में, क्या इसके वर्ग को, ठीक, तो हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मानते हैं हल। माना, क्या मान लिया हमने कि जो संख्या दी हुई है वो किसके बराबर है? n के बराबर। n क्या हो गया? 3q+1। देखिए वही कंसेप्ट जो हमने पिछले में एक प्रश्न नंबर सॉल्व करने में हम लोगों ने प्रयोग किया था, चौथे प्रश्न को, उसी का यहाँ पे प्रयोग होगा। पिछली क्लास में मैंने बताया भी था कि इस पे ही आधारित ये प्रश्न है। तो हम यहाँ चलते हैं, जैसा कह रहा है कि क्या स्क्वायर में लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर हम चेक कर लेंगे। तो अगर n का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किसकी मदद से कर सकते हैं? a+b का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, क्या होता है? a² + b² प्लस 2ab। कहीं कहीं पे 2ab को बीच में भी लिख दिया जाता है, कोई इससे अंतर नहीं पड़ता है। ऐसे लिखा रहे a² + 2ab + b²। तो इसी के यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे। a की जगह पे यहाँ क्या है? 3q है, और b की जगह पे 1 है, तो हमने कर लिया स्क्वायर। तो क्या आ गया? ये 3q का होल स्क्वायर। इसको हम लोग जो फार्मूला यूज कर रहे हैं उसको हम डॉटेड लाइन में दिखा देते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम लोगों ने यूज किया। ठीक, ये कुछ स्क्रीन में दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। हाँ, तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज किए। तो यहाँ क्या आ गया? 3q² होल स्क्वायर प्लस 2 × 3q × 1 + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? यहाँ हो जाएगा 9q² प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा? 6q+1। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों टर्म्स में 3 कॉमन है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 कॉमन ले क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3q² प्लस 2q+1, जो कि किस फॉर्म में है? अगर यहाँ पे हम ले लें, इसको हम m अगर मान लें, क्या है ये? m है, तो क्या हो जाएगा? 3m+1। तो जो कि प्रश्न पूछा गया है कि 3q1 के स्क्वायर को क्या हम 3m या 3m+2 के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते हैं। हम किस में लिख सकते हैं? केवल 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो किसके रूप में लिख सकते हैं हम? उत्तर इसका आप ऐसे लिखेंगे, नहीं
प्रश्न जो पूछा है क्या लिख सकते हैं, उसके लिए आप लिखेंगे नहीं। स्क्रीन थोड़ी चेंज हो रही है, सॉरी। नहीं केवल 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। एक सेकेंड, जहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा आपके स्क्रीन से कुछ वैल्यू चेंज हो रही है, साइज तो मुझे रिसाइज करना होगा। हम्म हम्म, हाँ सही आ रहा है। हाँ ठीक है, के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, आशा करते हैं आप सबको समझ में आया ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या था, स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणते 5 गुणते 7 धन 7 एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या है? अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करें तो उसका जो गुणनफल आता है वो भाज्य संख्या है। या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? हमेशा एक भाज्य संख्या है। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या एक भाज्य संख्या आती है। तो जो दिया हुआ है 3 × 5 × 7 + 7, इसको सॉल्व करें तो 3 × 5 × 7 से क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल से 15×7 = 105 प्लस ये क्या आ गया 7, तो मिल क्या बन गया 112। अब 112 का गुणनफल कर सकते हैं हम लोग चाहे तो। क्या होगा 112 का गुणनफल, 56 × 2 = 112 होता है, और 28 × 2 = 56 होता है, 14 × 2 = 28 होता है, तो 2×7 = 14 होता है। तो क्या कर सकते हैं, 2×7 = 14, 2×28, 2×56, 2×112, तो मिल गया गुणनखंड हमें। अब यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, आरोही क्रम में लिख सकते हैं। पहले 2 को एक साथ लिख लें, तो 4 बार 2 है 7 है, फिर क्या बन गया है 2⁴ × 7, जहाँ पे 2 और 7 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, और 112 क्या हो गई, एक भाज्य संख्या हो गई। देख सकते होंगे आप, प्रूव हो गया है। इसको हम भाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। क्या है, एक भाज्य संख्या, स्पष्ट कीजिए, उत्तर लिख दीजिए। 112 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 8वां प्रश्न था। 8वां प्रश्न इन लोगों ने सॉल्व तो नहीं किया था, नहीं सॉल्व नहीं किया था। चलिए, तो प्रश्न बहुत ही अच्छा है। 8वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी, जो गुण नियम सीखे थे एलसीएम और एचसीएफ के, उसका प्रयोग होगा। इसमें कहा गया है कि प्रश्न पहले, सबसे पहले जब भी आप कोई प्रश्न सॉल्व करें, हल करते हैं प्रश्न का, तो आपको प्रश्न समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्या कह रहा है, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्या है, 380 हो सकता है क्या। पूछ रहा है क्या क्या ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 18 हो और एलसीएम 380 हो, क्या ऐसा संभव है। तो हम लोग ऐसा संभव है कि नहीं है, इसको हम लोग करके देखते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है।
अब क्या लिख सकते हैं हल करके? ओके, लिखेंगे हम जानते हैं, जानते तो हैं, क्या जानते हैं कि HCF गुणते LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल। ये दो संख्याओं की बात कर रहा है, दो से ज्यादा के लिए नहीं है, पहले भी प्रूव किया जा चुका है। यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है HCF कितना है, 18 दी हुई है HCF का मान। LCM कितना दिया हुआ है? LCM का मान जो दिया है 380 दिया हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे जो ऊपर लिखा है हम लोगों ने, आपने भी लिखा होगा। ठीक, तब क्या होगा, अब गुणनफल चेक कर लें इसका। तो गुणनफल क्या आ गया, 18 × 380। कैलकुलेटर में कर लेता हूँ, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 18 0 0, 18 8, कोई बताएगा? नहीं याद है तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर चेक कर लो। 8 × 64, 8 × 8 4 12, 18 8 126, 18 9 144 ना। नहीं भाई, 18 9 144 नहीं होता है। ठीक है, ऐसे मत याद करो। ठीक है, सही है, इसमें 18 और जोड़ दो। ये गलत लिखा है हम लोगों ने। अच्छा, 8 × 64, 8 1 8, 8 6 14, अब सही हुआ। ठीक है, 18 8 144, 18 9 162। ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया इसको। तो लिख दिया इसको हम लोगों ने। अरे यहाँ से भी कैसे आ गया? हम्म, तो क्या आएगा, 144। तो यहाँ हो गया 0, 18 8 144, 4 कैरी 14, 18 3 54। तो 54 में 44 जोड़ लो, कितना आ गया, 4 4 8, ये आ गया 6840। क्या मिला, 6840 मिल गया। अब हमें देखेंगे कि जो HCF और LCM आया है, LCM और HCF है, उसमें कुछ न कुछ तो कॉमन होना चाहिए। ध्यान दीजिए, LCM और HCF में क्या होता है, कुछ घातें। HCF में हम क्या करते हैं, सबसे छोटी घात लेते हैं। LCM में क्या लेते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो अगर हम HCF का गुणनखंड करें, जो HCF दिया हुआ है, HCF क्या आया, अगर इन्हीं को हम दो संख्याएं मान लें, 18 को, इनको, तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 = 9 × 18, या 2 × 3 × 3, या इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर 2। ये समझिए कि हमारे पास कोई और संख्या, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। इसको आप 9 ले लेंगे तो इसका 2 गुना हो जाएगा, इसको आप 10 ले लेंगे तो इसका कुछ और हो जाएगा। तो जो भी लेंगे वही आएगा, मैंने कई बार इसको सॉल्व किया और देखा है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। अब CF जो है 18 है, उसी को हमने एक संख्या मान लिया, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो स्टेटमेंट दिया है ऐसा संभव है या नहीं। और जो LCM दिया हुआ है हमारे पास, LCM की वैल्यू कितनी है, 380। तो 380 कैसे आएगा, 19 दूना 38, तो 19 दूना 38 धम्मा 380। तो 2 बार
आ रहा है, या 4 पंचे 20, 20 में 19 का गुणा कर दें तो आ जाएगा। तो 2 उड़ते 5 उड़ते 19। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, 2 की घात 2 उड़ते 5 उड़ते 19। अब अगर ये दो संख्याएं होती और इनका हम एचसीएफ देखें, तो एचसीएफ क्या राइटिंग नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसमें 3 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है। अब आप इनमें से कुछ भी संख्या ले लें, जैसे आप अगर चाहें तो इसको आप चाहे 9 ले लें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल जो पूरा गुणनफल होगा वो तो यही आएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इसमें 3 से गुणा कर दें, ऐसी संख्या ले लें, इसमें 3 से गुणा कर दें, इसमें 2 रहने दें, ऐसा आपके मन में आ सकता है। अगर ऐसा करेंगे हम, इसका 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो संख्या तो बन जाएगी, ऐसी संख्या मिल जाएगी जो ये बन रही है। लेकिन इससे क्या हो जाएगा कि अब इसमें क्या हो जाएगा, केवल 6 ही बचेगा। तो अब एचसीएफ निकालेंगे तो केवल 6 आएगा। इसे कर लिया। आपने कहा सर इसमें हम 3 से एक मल्टीप्लाई कर दें, हाँ बहुत अच्छी बात है, तो इसमें हो जाएगा, एक संख्या क्या बन गई, सपोज ए बन जाएगा 6 हो जाएगा। अब बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 380 गुणते 3, 380 गुणते 3, इसको सही से लिख दें। ये है 6, ये है 380 गुणते 3। इस 6 को लिखेंगे 2 × 3, अरे क्या हो जाएगा, 3 3 24 कैसे है, 3 तिप्पन 1140। अब ध्यान दीजिए कि अगर अब इसका एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ क्या आएगा, 6 आएगा। एचसीएफ केवल 6 आएगा, जो कि एचसीएफ 18 नहीं है। इसका मतलब ऐसा ये संभव ही नहीं है। तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, इसके उत्तर में लिखेंगे आगे 380। यस, थोड़ा सा हैंग हो गया है। आ गया। इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 380 में जो है, 380 के गुणनखंड में हम देख सकते हैं कि 3 इसमें नहीं है। क्या लिखेंगे कि 380 में 3 का कोई गुणनखंड गुणनखंड नहीं है। ये जो हमने इसको ब्रैकेट में किया है आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, अगर कभी और तरीके से पूछा जाता है तो समझा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि एक विरोधाभास हुआ। क्या हुआ, एक विरोधाभास। विरोधाभास कैसा, भास कैसा है, लिखिए, यदि, एक सेकंड, यदि दोनों संख्याओं, हिंदी लिखने में थोड़ी सी कंट्रोल जेड, यदि दोनों राइटिंग सुधार रहा हूँ थोड़ा मैं इस बोर्ड पे, आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ।
आ गया। ठीक है, आप फेयर हैं, टाइम करने लगते हैं। तो दोनों संख्याओं में क्या होता, थ्री स्क्वायर होता, क्या होता, थ्री स्क्वायर होता, में थ्री स्क्वायर है तो एलसीएम में कम थ्री स्क्वायर का होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऐसे ही एग्जाम में आपको लिखना होगा, क्योंकि एलसीएम में प्रत्येक प्रत्येक अभाज्य संख्या की अधिकतम घात होती है। मतलब कम से कम थ्री स्क्वायर तो आना ही चाहिए, परंतु एलसीएम क्या है, 380 में थ्री नहीं है, अतः दो संख्याओं बहुत ही अच्छा प्रश्न है, संख्याओं का एचसीएफ जो कि दिया हुआ है 18 और एलसीएम जो कि क्या है 380 असंभव है, असंभव है। ठीक है, इसको एक निश्चित रूप से एक लाइन में लिख सकते हैं। ये जो पूछा है यहाँ पे कथन हो सकता है, इसको कहिए नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ के गुणनखंडों के गुणनखंडों को समाहित नहीं करता है। नहीं करता, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ के गुणनखंडों को समाहित नहीं करता, समाहित करने का मतलब उसके अंदर नहीं है। ठीक है, फिर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था, इस तरीके से सॉल्व कर लें। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, 9वां प्रश्न। देखिए इसका उत्तर देना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था। प्रश्न लिख देते हैं आप फिर से, कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ये बताना है कि क्या ये दशमलव का प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, अपने उत्तर के कारण दीजिए। तो आशा करते हैं कि आप सब इसको सॉल्व कर ही लिए होंगे। ठीक, अब जो ने हमने तरीका आपको बताया था, इसमें क्या लिखा है ध्यान दीजिए, क्या दिया हुआ है, ऐसे ही समझ लीजिए, बाकी आप विस्तृत अपने से खुद
जितना हो सके उतना करिएगा। तो क्या लिखा है, 105,000, 10,500। अब इसको ही अगर ध्यान दे तो 10,500 में क्या है, 2 और 5 दोनों ही उपस्थित हैं। अगर इसको ऐसे लिखें तो 10,500 को क्या लिख सकते हैं, 9, 8, 7 बटे 105 गुणते 2 की पावर 2 गुणते 5 की पावर 2, मतलब 25 गुणते 100, 100 गुना होगा। और 105 को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 21 पंचे 105। तो क्या लिख सकते हैं, 21, 5, 2 की घाते 2 गुणते 5 की घाते 2। अब 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7। ये क्या हो गया, 9, 8, 7, यहाँ आ गया 2 की घाते 2, 5 की घाते 3, और क्या आ गया, 3 और 7। हमने कहा था, बताया था कि अगर उसके गुणनखंड में जो भी भाजक है या जो हर में है, अगर 2 और 5 की घाते आती है मैक्स, जो लिखा था इसका मैक्स क्या है, 3 है, तो 3 दशमलव तक के शांत हो जाएगा। अगर नहीं आता है, 2 और 3 का गुणनखंड नहीं आता है हर में, तो ये अशांत रहता है। तो इससे पता चल रहा है कि कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि हर में क्या है, हर में 2 की घाते 2 और 5 की घाते 3, मतलब दशमलव शांत होगा। ठीक है, श्रुति सरलता रूप में सरलतम रूप में सरलतम लिखें आप, जो भी समझे आप, क्योंकि इसको हम विभाजित करके भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ सरलतम पूर्णखंड में, सरलतम रूप में। तो सरलतम लिखना सही नहीं है, लेकिन हर में इसको विभाजित करके भी देखा जा सकता है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि कुछ विभाजित हो रहा हो। तो क्योंकि P/Q वाला जो रूप होता है वो कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि उसमें हर में और अंश में कुछ आपस में कॉमन न हो। तो यहाँ तो कुछ कॉमन हो सकता है, यहाँ पे कॉमन हो सकता है, अगर आप चाहें देख सकते हैं, यहाँ पे कॉमन मिल सकता है मेरे ख्याल से। 47। ठीक है, आप इसको गुणनखंड करके देख लीजिएगा। मैं तो यहीं से लिख देता, क्योंकि हर में क्या है, हर में 2 गुणित 5 के घात हैं, क्योंकि घात हैं अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत को इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ये 9 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th 10th क्वेश्चन भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्नावली हम प्रयास करेंगे कि जो भी प्रश्न है उन सबको सॉल्व करा दें यहाँ पे, जिससे आप लोगों को कोई कठिनाई न हो समझने में। अगर कोई कठिनाई होती है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, हम उसको एक और वीडियो बना के अलग से उसको और समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, इस तरीके से अगर कोई भिन्न दी हुई है, 327.701, इस तरीके से भिन्न दी हुई है, तो क्या इसको हम लोग कुछ बदलाव कर सकते हैं इसमें, इसके हर में कुछ ऐसा कर दें कि संख्या बदल जाए। मन में कुछ आ रहा है, लिखा है परिमेय संख्या का दशमलव ए है, जब इस संख्या को के रूप में व्यक्त किया जाता है
तो आप क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कर सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड, अभी तो नहीं पता चल रहा है कि किन किन संख्याओं को डिवाइड करके ये सॉल्व किया गया है, निकाला गया है। तो जब ऐसा कभी भी ऐसा अगर प्रश्न आता है हम लोग सामने, तो हम जो जानते हैं कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं या जितने अंकों को पहले दशमलव लगा है उतने 10 की घात पे हम लोग मल्टीप्लाई कर दें। मुझे आशा है कि समझ पा रहे होंगे आप लोग। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दशमलव एक लिखा है तो इसमें अगर हम क्या कर दें तो लिख सकते हैं 1/10। अगर दशमलव 01 लिखा है इसको लिख सकते हैं 1/100। तो इसका प्रयोग करें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कितने 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 327708 अपॉन क्या हो गया 1 2 3 4। आप 10,000 का गुणनफल कैसे निकालेंगे हम लोग? 10,000 क्या कर सकते हैं, 5,000 दूना 10,000। हाँ या नहीं, कर सकते हैं ना ऐसा? अच्छा, कर सकते हैं, चलो करते हैं। तो इसको लिख दिया, 10,000 के लिए निकालते हैं, हर के लिए पूछा है। अब भाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कहेंगे, तो क्यू के लिए तो क्यू बराबर 50 क्यू ऐसा हो गया, तो क्यू बराबर हो गया 10,000। तो 10,000 कैसे लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं 5,000 गुणते तो 10,000। और 5,000 कैसे लिखेंगे, 5,000 लिख सकते हैं 1,000 गुणते 5,000 10,000। अब 1,000 कैसे लिखेंगे, तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, बड़ा है खूब संख्या। तो 1,000 क्या लिख सकते हैं, 100 हाँ या नहीं? तो 10 की घाते 2, तो क्या हो गया 10 घाते 2 100 और उठते 10। तो ये भी क्या है 10, ये हो गया 10,000। इसी को क्या लिख सकते हैं 10 के घाते 4। कई तरीके से आपको दिखा रहा हूं मैं, जैसे जैसे आप समझ सकेंगे। अब 10 के घाते 4 है तो क्या हो जाएगा 5 उड़ते 2 की घाते 4। तो गुणनफल गुणनखंड में है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा 5 की घाते 4 और 2 की घाते 4। तो ये दोनों क्या हैं, अभाज्य गुणनखंड है। ये क्या है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड क्या है, केवल 2 और 5 है। इसके बारे में तो लिखना था, ये तो प्रश्न पूछा गया है। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कर सकते हैं, बारे में क्या कर सकते हैं मतलब ये बताइए कि वो गुणनखंड कौन कौन से हैं। ठीक, अब ये जो प्रश्नावली 1.2 थी एग्जाम्पलर की, वो कंप्लीट हो गई है। अगली भी प्रश्नावली के हम कुछ प्रश्न दे देते हैं, आप लोग अभ्यास करिए और अगली क्लास में उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी ये प्रश्नावली 1.2 पूरी हो गई। समय लग रहा है प्रश्नावली को पूरा करने में। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कुछ प्रश्न दे देते हैं सॉल्व नहीं कराते हैं, तो ऐसा नहीं, आप सब जानते रहें। और आप अगर कमेंट करके बताएंगे कि हमने ये प्रश्नों को कर लिया, तो आगे जो है प्रश्न को हम वही प्रश्नों को कराएंगे जिनको आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इस प्रश्नावली में थोड़े प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, इनको भी हम लोग प्रयास करेंगे अगली क्लास में खत्म कर दें। वास्तविक संख्या पूरा कंप्लीट करने में ये 10 लेक्चर तो लग जाएंगे। 7 हो गए हैं, आज का 8वां है, देखते हैं 10 11 लेक्चर आगे से आप लोग जो कमेंट करेंगे
इन्हीं प्रश्नों को हल करने का प्रयास हम करेंगे। तो टोटल दो बार, ठीक है, 14 प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को हम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक होगा किसी संख्या के लिए 4q या 4q प्लस 1 के रूप का हो सकता है। तो आप भी इसको करके देखिए। दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, जैसे वहां हम स्क्वायर निकाल रहे थे, अब यहाँ पे हम क्यूब करेंगे। 4m4+1 या 4m+3 के रूप का हो सकता है। इसको भी सब, इसमें अब कुछ ऐसा नहीं है इसमें जिसको आप प्रयास नहीं कर सकते, या एकदम से नया कंसेप्ट है। क्यूब है, और वहां पे क्या था, स्क्वायर था। तो प्रयास करना आपका कर्तव्य भी है और आपको करना भी चाहिए। नहीं, उसके आगे तो मैं हूं ही सॉल्व कराने के लिए। बार बार गलत तरीके से टेस्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ ही रहा होगा, और इसको पढ़ो अच्छे से। ये जो 14 प्रश्न दिया है मैंने, इनको आप अभ्यास करिए। जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, मैंने प्रश्नों को यहाँ इसलिए लिख दिया कि बहुत से बच्चों के पास एग्जाम्पलर ना हो, तो यहाँ से प्रश्न देख लें, अभ्यास कर सकते हैं उन प्रश्न का, और अगली क्लास में हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद बच्चों।